महाराष्ट्र की राजनीति में, भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। महाराष्ट्र में अब क्या होगा? 28 जनवरी के मनहूस सुबह अजीत दादा पवार, जिनके इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स घूमती थी, उनका प्लेन क्रैश में निधन क्या हुआ? बिल्कुल वीरानगी छाई हुई है, शून्यता कायम है। सवाल बहुत सारे घूम रहा है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उसमें उप मुख्यमंत्री थे वो, उनकी जगह अब कौन लेगा? वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उनकी जगह अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? वो अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ खड़े थे, तो क्या वो खिलाफत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो दो धड़े में बट चुकी हुई है या बटी हुई है, यथावत बनी रहेगी? दोनों विलीन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल शामिल नहीं हो पाए थे पिछली दफे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला था, स्वतंत्र प्रभार मिल रहा था। वो इस ऐतराज के साथ कि पिछली सरकारों में, कांग्रेस सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो शपथ लेने नहीं गए। तो कहा जा रहा है जो अगला विस्तार होना है उसमें प्रफुल्ल पटेल को जगह मिलनी थी। क्या वास्तव में प्रफुल्ल पटेल को जगह मिल पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या प्रफुल्ल पटेल की जगह सुप्रिया सुले, अगर एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक हो जाती इस मौके पर, तो जो हिस्से में आना था मंत्री पद प्रफुल्ल पटेल की किस्मत से वो सुप्रिया सुले के हिस्से में चला जाएगा? क्योंकि सुप्रिया सुले का हाल के दिनों में या पिछले पार्लियामेंट सेशन में जो उनका स्टैंड था, वो स्टैंड काफी हद तक कांग्रेस से दूर जाता हुआ दिख रहा था। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी जो बनी है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार गुट है उसको लेके बनी हुई है, उसके स्टैंड से बिल्कुल विपरीत था। जब वो वोट चोरी के मसले पर खड़ी होकर सदन में बोली थी कि मैं तो लगातार 3 बार से जीत के आ रही हूं, अगर वोट चोरी का मामला होता तो मैं नहीं जीतती, राज्यसभा के चुनाव में जीती हूं अलग अलग जगहों पे, तो बिल्कुल राहुल गांधी को उस स्टैंड के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी के उस स्टैंड के खिलाफ सुप्रिया सुले ने बता दिया था कि भविष्य कहां जा रहा है। जब बताया था तो भविष्य दिखा भी, वो पुणे में जाके दिखा, जब वो आखिरी मौके पर अजीत दादा पवार के साथ पीएमसी चुनाव जो है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में एकीकृत ढंग से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लड़ी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले अपने दादा के साथ बैठी रही और बताती रही। भले ही उसमें ये तय नहीं हुआ कि दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन एक संदेश चला गया। आखिरी दिनों में अजीत पवार ने यह दिखा दिया कि उनके लिए चाचा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी पार्टी से ज्यादा, उनकी राजनीति से ज्यादा। तो अगर एक होता है तो क्या सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल के हिस्से का जो हक है केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने का, वो मार ले जाएंगी? अगर दिल्ली के राजनीति में अगर सरकार के साथ करेंगे, अब शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, नरेंद्र मोदी से वैसे ही उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो क्या सुप्रिया सुले को मौका मिलेगा पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का? इस सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है कि अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में खुद अब शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनको अगर विस्तारित कार्यकाल लेना है तो उनके लिए जरूरी है कि एनसीपी दोनों इकट्ठा हो जाए और महाराष्ट्र से उनके लिए मुकम्मल वोटों का इंतजाम हो जाए। आज की तारीख में एनसीपी शरद पवार गुट के पास राज्यसभा के 2 सीटें हैं और दोनों सीटें मैच्योर हो रही हैं अप्रैल में। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि जो भावी रणनीति बनने वाली है उसमें लगभग ऐसा दिख रहा है, सेटलमेंट के क्रम में शरद पवार चाहेंगे कि दोनों धड़ा एक हो जाए। आपको बता दें, अजीत पवार का जो गुट, जो मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कहला रहा है, जिसका पार्टी का ओरिजिनल सिंबल है, सब कुछ है, उसके महाराष्ट्र विधानसभा में 41 मेंबर है। उनकी जगह उप मुख्यमंत्री लेने वाले व्यक्तियों में जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो छगन भुजबल का नाम आ रहा है। कहा जा रहा है ये जगह खाली हुआ है तो छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस के प्रिय हैं, महाराष्ट्र के ओबीसी नेता है, तो उनको जगह मिल सकती है। कहते हैं कि अजीत पवार ऐसा नहीं चाह रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की इच्छा के कारण ही उनको मानना पड़ा और छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। एक ढंग से एक ही पार्टी में होने के बावजूद थोड़ी प्रतिद्वंदता थी। प्रतिद्वंदता क्यों थी, इसके पीछे रीजन है मराठा को लेकर जो लड़ाई चलती है उसमें ओबीसी के नेता के नाते छगन भुजबल कुछ अलग सिरे पे दिखते हैं। यही वजह है कि छगन भुजबल के हिस्से में
अगर पार्टी यथावत रहती है तो अध्यक्ष की कुर्सी नहीं जाएगी। अध्यक्ष की कुर्सी के तौर पे कह रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो नया अध्यक्ष होगा वो मुमकिन है कि सुनेत्रा पवार हो जाए। अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार ने उनको पिछला लोकसभा चुनाव बारामती से लड़ाया था। उनके खिलाफ लड़ गई थी उनकी बहन सुप्रिया सूले और जीत भी गई, भारी बहुमत से जीत गई। 1,58,000 वोटों से सुनेत्रा पवार हारी और जैसे ही नतीजा आया तो अजीत पवार ने यह तय किया कि उनकी पत्नी राज्यसभा चली जाए। एक बार उन्होंने मन बना लिया है कि संसद भेजना है तो भेजना है। बारामती के लोगों ने भले ही उनकी पत्नी को नकार दिया, उनकी जगह पे उनकी ननद सुप्रिया सूले को जिताया, लेकिन अजीत पवार ने ठाना तो निर्विरोध इसी विधानसभा से सुनेत्रा पवार राज्यसभा पहुंच गई। राज्यसभा में अभी वो अपने ससुर जो अजीत पवार के चाचा हैं शरद पवार के साथ एनसीपी के नेता के तौर पर वहां मौजूद है। तो ये तय होना है कि क्या अजीत पवार की जगह पर सुनेत्रा पवार जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती है, 1980 में शादी हुई उनकी, उनके जो पिता थे वो शरद पवार के खास थे और लेकिन जब दो धड़े बट गया है मामला, तो क्या सुनेत्रा पवार इस विषम परिस्थिति में आगे बढ़ के आएंगी, पार्टी की कमान संभालेगी, अध्यक्ष कुर्सी संभालेगी, या फिर उनके बेटे पार्थ पवार के पास जाएगा। पार्थ पवार ने पिछला चुनाव 2019 का चुनाव लड़ा था और हार गए थे लोकसभा चुनाव, तब से थोड़े पीछे हैं, लेकिन अजीत पवार अक्सर अपनी सभाओं में ले जाया करते थे। उनके अलावा एक और भाई है पार्थ पवार का, जय पवार, जो अपने हिसाब से व्यापार का मामला देखा करते थे यूएई में, परिवार व्यापार का मामला। उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कहते हैं लोग, या इनफैक्ट सुनेत्रा पवार चाहती हैं जय पवार भी राजनीति में आए। उनका जो मास कनेक्ट का तरीका है अपने पिता से काफी मिलता जुलता है। पार्थ पवार का एक विवाद है पुणे में, जमीन विवाद हाल के दिनों में उभरा था, जब कैसे उन्होंने महार कम्युनिटी की बड़ी जमीन अपने नाम करवा ली थी, वो सब स्थिति में तो कहते हैं जय पवार भी सामने आ सकते हैं अध्यक्ष के तौर पर, एनसीपी के अध्यक्ष तौर पर। इसके अलावा जो अजीत पवार की जगह ले सकते हैं अगर राजनीति तौर पर कहिए तो प्रफुल्ल पटेल बड़े खास थे अजीत पवार के, वो बन सकते हैं एनसीपी के अध्यक्ष। सुनील तटकरे हैं जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा में जीत के आए हैं, एक ही सीट है इनके पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास, मतलब अजीत पवार गुट के पास। तो सुनील तटकरे भी हो सकता है अध्यक्ष की कुर्सी पर आ जाए, क्योंकि सुनील तटकरे का जो मास कनेक्ट है वो अपने अंदाज से बड़ा है। तो ये सारी, अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यथावत रहती है, उसका विलय नहीं होता है शरद पवार गुट में, तब जो स्थिति बनती है उसमें सुनेत्रा परिवार का नाम आ रहा है, वो खुद अध्यक्ष की कुर्सी बैठ सकती हैं, प्रफुल्ल पटेल बैठ सकते हैं, इसके अलावा सुनील तटकरे बैठ सकते हैं, या फिर सुनेत्रा पवार पे है कि अपने बेटों को राजनीति में लाने के लिए चाहिए वो, तो पार्थ पवार के हिस्से में दे सकते हैं। लेकिन ये स्थिति नहीं रहने वाली है। जो दिख रहा है, जो जिस ढंग से अंतिम संस्कार जब हुआ उसमें जिस ढंग से एक्टिव दिखी अजीत पवार की बहन सुप्रिया सूले और जिस ढंग से वो एक्टिव रही, सब कुछ रहा वहां, वो दिख रहा है कि ये बिल्कुल इस मुद्रा में आ गई है पूरी पार्टी। 85 साल के हो गए शरद पवार, इस उम्र में एक अपने परिवार का एक विलग पार्टी हो वो बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं। काफी मर्माहत थे अजीत पवार के जाने से। कहते हैं वास्तविक अर्थ में अगर कोई उत्तराधिकारी था शरद पवार का तो यही अजीत पवार थे। 91 में कहते हैं कि अजीत पवार ने एक झटके में 92 में लोकसभा में जीत के चले आए थे बारामती से, और केंद्र में लाने की बात हुई कि शरद पवार को, तो एक झटके में अपने चाचा के लिए उन्होंने कुर्सी खाली कर दी और इस्तीफा दे दिया संसद, पहला चुनाव में ही आपको बता रहा हूँ। और इस ढंग से कई दफे ऐसा हुआ कि उस चाचा के आसपास ही उंगली पकड़ सीखते रहे। बड़े भाई के बेटे हैं अजीत पवार, शरद पवार के थे, और बिल्कुल कहते हैं कि सुप्रिया सूले को उतना नहीं पता था पॉलिटिक्स के बारे में, या इनफैक्ट जब भी वो पॉलिटिक्स में आई तो अजीत को अजीत दादा ही कहती रही है। इसी वजह सुप्रिया सूले की वजह से ही परिवार में अजीत पवार अजीत दादा कहलाते रहे और पूरा पार्टी उनको मानती रही। हर कोई दादा कह के उनको संबोधित करता है, बड़ा भाई कह के संबोधित करता है। हाँ, एक फ्रैक्शन जरूर है, हाल के दिनों में शरद पवार ने अजीत पवार को कंट्रोल करने के लिए अपने एक और पोते, अपने एक भाई के पोते, मतलब अजीत पवार के भाई, चचेरे भाई के बेटे रोहित पवार को एक्टिव करना शुरू किया था। एक नई लकीर खींचना शुरू की थी। योगेंद्र पवार, रोहित पवार, इन सब के पीछे परिवार से और भी कुछ उत्तराधिकारी खड़े किए थे शरद पवार ने। उन सबको अब शांत बैठना पड़ेगा। जो हालत है जब विलय होगा तो पवार फैमिली के अंदर जो सेटलमेंट है अजीत पवार के जाने के बाद, वो बड़ी सघनता से शरद पवार को करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल उनको अगला चाहिए, या सेंट्रल की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहना चाहते हैं इस उम्र में भी, तो ये अप्रैल से पहले तय हो जाना है कि क्यों, क्या एक की उम्मीदवार होंगे, वो दोनों एनसीपी के धड़े की। और जहां तक बात है महाराष्ट्र की, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर शरद पवार इसको ले जाकर एकीकृत
एनसीपी को महाविकास आघाड़ी की ओर ले जाते हैं। तो उस स्थिति में 41 सदस्यीय जो अभी के मौजूदा विधायक क्षमता वाली जो एनसीपी है और 10 जो शरद पवार वाली पार्टी की है, 51 सदस्य चले जाएंगे उधर, 51 में 10 उधर पहले से 41 उधर चले जाएंगे। तो क्या उससे कोई खतरा होने वाला है देवेंद्र फडणवीस सरकार को? एक बात क्लियरली बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार को कोई खतरा नहीं होने वाला। एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जो ओरिजिनल शिवसेना है, और बीजेपी जो कि जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक दल का नेतृत्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी संख्या पूरी होती है 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा है, उसमें 145 बहुमत के लिए है। उसमें बहुत बहुमत से बहुत ज्यादा 57 सदस्य हैं शिवसेना के पास, जो कि एक नाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं, और उसके अलावा 114 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। दोनों मिलाकर के मुकम्मल स्थिति 145 वाली जो संख्या है पूर्ण बहुमत वाली, उससे काफी ज्यादा है। हाँ, ये हो सकता है अगर अजीत पवार का गुट, अब अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है, जो एनसीपी अगर अलग होती है तो डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी एक नाथ शिंदे पर, देवेंद्र फडणवीस की। कहते हैं एक नाथ शिंदे पर थोड़ा, एक नाथ शिंदे ज्यादा तोलमोल करते हैं। जितने सहजता रिश्ते में रखते थे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, वैसी सहजता नहीं रहती। अक्सर तोलमोल की बात होती है एक नाथ शिंदे और बीजेपी के नेतृत्व में, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, तो वो सहजता में थोड़ा अभाव होगा। लेकिन बहुमत वाली स्थिति, सरकार जाने वाली कतई नहीं। तो जो सेटलमेंट, जो शून्यता है अजीत पवार के जाने से, वो शून्यता में क्रमवार तरीके से बात करें तो पहला कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, उनकी जगह पे क्या एनसीपी कोई नया उप मुख्यमंत्री देगी, कोई नया नाम देगी, उसमें छगन भुजबल होंगे या फिर और कौन होंगे? सुनील तटकरे तो लोकसभा में है, और कौन होगा उप मुख्यमंत्री के तौर पे? क्या किसी परिवार के ही किसी व्यक्ति को विधान परिषद से लाया जाता है, उनकी जगह पे बना दिया जाता है उप मुख्यमंत्री, या कोई और शख्स होगा? या फिर विलय हो जाता है शरद पवार के गुट से इनका, तो उसमें से जयंत पाटिल, बाकी लोग हैं, उनमें से किसी को बनाया जाता है उप मुख्यमंत्री? कौन होते हैं देवेंद्र फडणवीस? या फिर अभी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़ दिया जाता? तो दूसरा सवाल है कि जो अजीत पवार के निधन के बाद जो खाली हुआ एनसीपी का अध्यक्ष की कुर्सी, उस अध्यक्ष की कुर्सी पर सुनेत्रा पवार बैठती हैं, प्रफुल्ल पटेल बैठते हैं, या छगन भुजबल बैठते हैं? कौन बैठते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाने की बात जहां तक है, उसमें एक नाम और जो कहने से रह गया, मैं छगन भुजबल का नाम आ रहा है। छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पहले भी रहे काफी समय तक वो, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बड़ी बात कि परिवार की एका के बाद लोकसभा के अंदर क्या स्थिति होती है। प्रफुल्ल पटेल की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल लाने की बात थी वो भी होती है, और सुप्रिया सुले दोनों आती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र का जल्दी होता है पवार परिवार को सेटल करने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में जो पवार की ताकत है, उस पावर को समझते हुए क्या शरद पवार को अप्रैल में दोबारा राज्यसभा भेजने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होकर आता है और कहता है कि नहीं, ये बुजुर्ग हैं तो उससे क्या, 85 साल के पवार एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे और दोनों एकीकृत होगा। एक शोक संवेदना की घड़ी में कैसे क्या कुछ बनता है, इस शून्यता को कैसे भरा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भावी राजनीति में बारामती हो या पुणे का इलाका हो, वहां पर अजीत पवार के बिना पॉलिटिक्स के स्वरूप का कल्पना नहीं की जा सकती कि भविष्य कैसा होगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में था। वहां के एक एक जनप्रतिनिधि से संवाद करना, जानना, वहां के लोगों के पल्स को जानना, मुद्दों को जानना, जितना शरद पवार को आता था उससे कहीं ज्यादा अजीत पवार को आता था, क्योंकि वो ग्राउंड पे बने हुए थे। तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, ये शून्यता कैसे भरता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, वक्त सब कुछ तय कर देता है। तो फिलहाल हम इसे देखेंगे, आप भी देखिएगा, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हम इस बुलेटिन्स को, ऐसी जानकारियों को, समाचार की खबरों को किस दिशा में ले जाएं, कैसे आपको बताएं, इसमें आपकी राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।